हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमिन गेट एकेडमी वडोदरा। हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, पहले हम लोगों ने सिंगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बाईवेरिएट डेटा में जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हुई थी। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने के लिए, मान लीजिए कि कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कोई डेटा हमारे पास अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको एनालाइज करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि बीच वाला डेटा या जो टिपिकल डेटा होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। कई बार जो है वो हम लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पूरे डेटा में से एक डेटा को या एक बंच ऑफ डेटा को जो है वो हमें लेना होता है, जिससे हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले डेटा लेते हैं। बीच वाले डेटा लेते हैं। अब बीच वाले डेटा में कौन कौन से डेटा आ सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या आ सकता है? आपने सुना होगा मीन, है ना, एरिथमेटिक मीन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन हो सकता है। आपने मीडियन भी सुना होगा। चलिए पहले तो मीन से चालू करते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि सम ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। हम लोग अगर रैंडम वेरिएबल के बारे में अगर बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं, सो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीन को हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को हम लोग कैसे बताते हैं? ई ऑफ एक्स से बताते हैं, है ना। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मीन और एक्सपेक्टेशन सेम ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन जो है वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सो दैट इज अ बीच का डेटा जो होता है, जो बिल्कुल मिड वाला जो डेटा होता है, उसको हम लोग मीडियन बुलाते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा। आपने अपने स्कूल के स्टैटिस्टिक्स में भी मीडियन वाला जो टॉपिक है वो देखा होगा। उसके बाद एक और सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो कि होती है मोड। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा होता है ना, जो बहुत बार अकर होता है, जो सबसे ज्यादा बार अकर होता है, उस डेटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोड बोल सकते हैं। या तो फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर मान लीजिए कि सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो फिर वो जो है वो वैसे भी वो मोड कहलाता है ना। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार अगर कोई नंबर आ रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट मोड हो जाता है। सो दैट इज मोड अगेन। उसके बाद आपके पास आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, पर सेंट्रल टेंडेंसी का दैट इज ऑल्सो पार्ट विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन होता है एक, और एक होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों जो है, इन पांचों के पांचों को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बीच वाला या फिर एक जो टिपिकल डेटा होता है ना, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जरूरी नहीं कि बीच वाले का मतलब मीडियन ही हो। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि एक डेटा जो कि पूरे एक डेटा या एक बंच ऑफ डेटा जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग मीन से निकाल सकते हैं, मीडियन से निकाल सकते हैं, मोड से निकाल सकते हैं, एंड देन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो देयर, ऑल्दो दे आर नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं मीन की, व्हाट इज मीन? चलिए मीन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मीन इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सपेक्टेशन। सो मीन, so let's talk about mean, which is also called expectation, which is also called expectation। अच्छा, इसको एक्सपेक्टेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो लॉन्गर रन में रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी वो बताता है ना। बहुत बार मीन जो है, चलिए पहले तो मीन का मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एरिथमेटिक मीन हम लोग जो है वो कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा
FI, है ना। आपने ये देखा होगा स्कूल लेवल पे, आपने देखा होगा कि मीन का जो डेफिनेशन होता है दैट इज सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI होता है, जहाँ पे XI क्या है, XI डेटा है, FI क्या है, FI जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में अगर लिखना हो तो देखिए ये जो सिग्मा FI XI है उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होता है, नाउ दिस इज द टोटल आउटकम्स, राइट। दिस इज नथिंग बट आप इसकी जगह पे जो है वो कैपिटल N भी लिख सकते हैं, है ना। सिग्मा FI इज नथिंग बट आप सारी फ्रीक्वेंसीज को सॉरी सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल N मिल जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो मिल जाएगा। सो इसको आप और भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका सिग्मा FI की जगह पर आप सिग्मा FI बाई N जो है उसकी जगह पर अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी ले तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखे तो दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन विच इज I इज इक्वल टू 1 से लेके जहां तक भी आपका डेटा जाता है। तो जनरली जब हम लोग रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो हम लोग तब लगाते हैं जब हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो। दिस इज मोर इन स्टैटिस्टिक्स व्हेयरएज दिस इज मोर प्रोबेबिलिटी रिलेटेड स्टफ, राइट। सो दीज बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ मीन। आपको क्या पूछा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन इसको क्यों बुलाते हैं, बिकॉज ये जो है वो आपको एक्सपेक्टेड आउटकम देता है, ठीक है। मान लीजिए आप 10,000 लोगों का सर्वे कर रहे हैं और उनका वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबका जो है वो आपको सबका वेट मान लीजिए कि किसी का 60 kg मिलता है, किसी का 82 kg मिलता है। अब 60 kg वाले अगर मान लीजिए कि 10,000 में से 500 लोग हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 500 डिवाइड बाई 10,000 और उसके साथ साथ उनका वेट भी आ जाएगा, है ना। दिस इज एक्चुअली वेटेड एवरेज जो होते हैं ना, ऐसा चीज है ये यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 60 इंटू ये 60 है, XI इज 60 बिकॉज 60 kg वेट है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5,500 बाई 10,000 प्लस, और मान लीजिए कि 600 लोग ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 62 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 62 इंटू 600 बाई 10,000। तो ये जब आप सबको ऐसे ऐड करेंगे, सबका समेशन करेंगे तो आपको एक डिजिट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 72 मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या कि अगर आप रैंडमली उन 10,000 में से एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे तो उसका वेट कितना निकलेगा, उसका वेट निकलेगा 72। सो एक्सपेक्टेशन आपको क्या देता है, एक्सपेक्टेड आउटकम देता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आपको क्या देता है वो, लॉन्गर रन में आपको रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू देता है वो, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए इसका ना जब आपको गेमिंग में प्रॉफिट और लॉस का अगर आपको देखना है तो आप एक्सपेक्टेशन वाला फंडा लगा सकते हैं, या तो फिर आप जैसे इकोनॉमिक्स में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप लोग ये कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में, कोई भी डिसीजन मेकिंग में के अंदर अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, रैंडम वेरिएबल अवेलेबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, तो एक्सपेक्टेशन इज अ वेरी गुड टूल कि जिसकी मदद से आप जो है वो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन को हम लोग E ऑफ X से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नथिंग बट मीन। बहुत बार आपके बुक में भी मीन और E ऑफ X को एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव की तरह पे यूज किया जाता है, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। मीन इज सेम एज एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हम लोग रैंडम वेरिएबल के केस में क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, समेशन ऑफ XI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ XI, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक हम लोग गेमिंग की बात कर रहे थे ना, तो गेमिंग पे देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन का गेमिंग में क्या यूज हो सकता है, उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ 6-faced die is rolled. If a prime number occurs, Anil wins the number of rupees, that many number of rupees, that number of rupees. And if non-prime occurs, देखिए non-prime अगर अकर हो रहा है तो वो जितना नंबर है उतने पैसे लूज कर रहा है,
ठीक है। तो इज द गेम फेवरेबल टू अनिल, तो यहाँ पे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग में ये काम आने वाला है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो अनिल को देखना है कि क्या ये गेम जो है वो फेवरेबल है या नहीं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रैंडम वेरिएबल डिसाइड करते हैं। रैंडम वेरिएबल इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ रुपीज, रुपीज गेन्ड और लॉस्ट, लॉस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ रुपीज वन और लॉस्ट। ठीक है, तो देखिए वो कितने रुपए जीत सकता है, वो जीत सकता है अगर तो प्राइम नंबर आया तो। ठीक है, तो वन प्राइम नंबर होता है, वन नहीं प्राइम नंबर होता है। सो उसमें क्या होगा, उसमें वो 1 रुपया जो है वो लूज करेगा, सो दैट इज -1। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 आने का चांसेस कितना है, 1/6 है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आउटकम 2 आता है, तो क्या 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल 2 प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि वो 2 रुपए जीतेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट विल बी 2 और उसका प्रोबेबिलिटी बना देते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया हुआ था। नाउ 3, क्या 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल फ्री 3 प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि वो गेन करेगा, जीतेगा वो, और उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। क्या 4 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब वो लूज करेगा, 1/6। क्या 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्या 6 प्राइम नंबर है, नहीं है, दैट इज 1/6। अब आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको ई ऑफ एक्स निकालना है, विच इज समेशन ऑफ xi p ऑफ xi, है ना। i इज इक्वल टू 1 से लेके इस केस में 6 तक। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल डेटा को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर सबका सम करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 इंटू 1/6 +2 इंटू 1/6। ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे लास्ट में 6 इंटू 1/6 तक। ठीक है, तो देख लीजिए ये कितना आ रहा है। सबसे पहले तो नाउ 1/6 को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम लोग 1/6 को कॉमन ले लेते हैं, सो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, -1 +2 +3, सो दिस इज 2 + 3 10 +5, सो दैट इज 15। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है, सॉरी 2 + 3 5, 5 and 5 10, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 11 है, दैट इज 10 -11 विच इज -1/6। ठीक है, इसका मतलब ई ऑफ एक्स क्या आ रहा है, -1/6 आ रहा है। इसका मतलब कि वो कितने रुपए हारेगा, वो ऑन एन एवरेज -1/6, 1/6 का मतलब होता है 0.166 बार, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज -0.1667, चलिए ऐसा मान लेते हैं। सो वो हारने वाला है, तो इसका मतलब द गेम इज नॉट फेवरेबल टू अनिल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेम जो है वो अनिल को नहीं खेलनी चाहिए। तो ये कैसे पता चला अनिल को, अनिल को वो कैसे पता चलेगा, एक्सपेक्टेशन निकाल के पता चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप गैम्बलिंग करें, तो आप एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए कि क्या मैं इसमें जीतूंगा या क्या मैं इसमें हारूंगा, है ना। प्रोबेबिलिटीज आपको सारी पता होनी चाहिए, और सारे के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि वो ऑन एन एवरेज हारेगा, तो जब हारेगा तो नहीं खेलने का, है ना। तो इस वजह से इट इज नॉट फेवरेबल टू अनिल, राइट। आपकी बुक में है जो है वो शायद से यहाँ पे आंसर में कुछ गड़बड़ है, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें आंसर में काफी गड़बड़ है, तो शायद से इसमें भी है, देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन वैसा ही करते हैं। अ प्लेयर टॉसेस 2 फेयर कॉइन्स, 2 फेयर कॉइन्स को वो टॉस कर रहा है। ही विंस ₹1 इफ 1 टेल अकर एंड ₹2 इफ 2 टेल्स अकर, बट इफ नो टेल अकर ही लूजेस ₹5। फाइंड द एक्सपेक्टेड गेन और लॉस। तो अगर तो एक हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है रादर, तो उसको क्या है, वो ₹1 विन करेगा। अगर 2 टेल आ रहे हैं, सॉरी हाँ, अगर 2 टेल आ रहे हैं तो वो जो है वो ₹2 जीतेगा। लेकिन अगर एक भी टेल नहीं आया, मतलब दोनों के दोनों हेड्स आए,
तो वो 5 रुपीज जो है वो हारेगा। तो क्या वो गेन करेगा या लॉस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें अगर आप सैंपल स्पेस देखें तो सैंपल स्पेस इसमें क्या आ रहा है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है नो टेल अकर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो रैंडम वेरिएबल लिखेंगे कि रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ जी, तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। सो नंबर ऑफ टेल्स जो है वो एक भी हो सकता है, एक, सो दैट इज 0, 1, 2। रादर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो रैंडम वेरिएबल है उसको अगेन हम लोग मनी 1 या लॉस्ट ये ले लेते हैं। चलिए, तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे एक तो हो जाएगा कि 1 रुपी, 2 रुपी एंड -5 रुपी। -5 रुपीज क्यों? क्योंकि वो लॉस कर रहा है, उसका लॉस हो रहा है उसमें, है ना। चलिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब 1, वो 1 रुपी जीत कब रहा है, जब एक टेल हो। देखिए एक टेल ना 2 बार हो रही है ना, तो दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4 हो जाएगी। 2/4 इज 1, 2/4 इज 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। उसके बाद दोनों ही टेल्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये वाला है, तो वो तो एक ही आउटकम है, सो दैट इज 1/4। और एक भी टेल लाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों हेड्स आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी अगेन 1/4। अब क्या करेंगे, अब हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोग 1 into half plus 2 into 1/4 minus 5/4, so that is coming to be half। और ये कितना हो रहा है, नाउ दिस इज 2 into 1/4, दैट इज अगेन इस केस में भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा minus 5/4। now 1/2 plus 1/2 is 1, so this is 1 minus 5/4, so that is coming 4 minus 5/4 which is coming minus 1/4। तो इसका मतलब कि वो जो है वो 0.25 रुपीज लॉस कर रहा है, राइट। सो दैट मीन्स अगेन he'll be losing rupees 0.25 in this game, right? So this is how we can make the decision by looking at the expectation, whether to go for that particular game or not, or whether to go for that particular decision or not। So ये जो है वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें expectation से पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। चलिए, एक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है, क्या हो जाएगी हमारे पास, ई ऑफ, चलिए एक्स प्लस के ले लेते हैं, एक्स प्लस के। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स प्लस के, देखिए ई ऑफ एक्स प्लस के इज ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ के। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, या तो फिर अगर आप इसको y ले लेंगे तो ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ये दोनों प्रॉपर्टी क्यों हो रही है, क्योंकि मीन अपने आप में एक लीनियर फंक्शन होता है ना। सो इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो जो है वो प्लस या इनटू जो है वो सेपरेट इजीली हो जाएगा। इवन माइनस भी सेपरेट आपको करना है, वो भी इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। चलिए थर्ड की बात करते हैं। आपको पता है कि कांस्टेंट का एवरेज कितना होता है, कांस्टेंट का एवरेज इज कांस्टेंट इटसेल्फ। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास डेटा है 2, 10 12, 2 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 2, तो उसका एवरेज क्या आएगा,
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 10 बार अपॉन टोटल. So total is again 20, 20 upon 20, 20 upon 10, that is again going to be, क्योंकि number of data क्या है 10 है, तो 20 upon 10 again आपको 2 ही मिलेगा. So average क्या हो जाएगा, एवरेज मीन का एवरेज क्या है, कांस्टेंट का मीन क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है. ठीक है. और क्या होगा, और आपके पास होता है, जब आपके पास होता है e टाइम्स ax, so that is e टाइम्स a टाइम्स e of x. सो अगेन जो स्केलर था या जो कांस्टेंट था वो बाहर निकल गया. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर. तो वो बाहर निकल गया. अगेन ये क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग, बिकॉज एफ ऑफ ई ऑफ ए इंटू एक्स क्या होता है, ई ऑफ ए इंटू ई ऑफ एक्स. अब ई ऑफ ए का मतलब क्या है कि वो तो कांस्टेंट का मीन है, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. सो यू कैन राइट इट एट डायरेक्टली लाइक ए. सो दैट इज ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ठीक है. इस पे से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको याद रखनी चाहिए या याद भी रह जाएगी. बिकॉज आप इतना याद रखो कि मीन जो है वो एक लीनियर फंक्शन होता है. लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है. इसका अगर आप एक ट्रेजेक्टरी बनाएंगे तो एक लाइन की तरह जाएगा वो. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्लस और माइनस में या फिर इनटू में वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और हमारे पास देखिए, ये तो सारी सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो गई. मीडियन क्या होता है, मीडियन इज नथिंग बट बीच वाली वैल्यू. मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा होता है वो मोड होता है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा. अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपके सिलेबस में वैसे जो है वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है खाली, पर वो कैसे आता है वो भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आप देखेंगे, सो दैट इज ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब. सो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी होता है ये. अब मान लीजिए कि ये जो है वो आप लेट अस अज्यूम कि ये जो है वो आपका x है. आप दोनों साइड log x ले लीजिए, आई मीन log ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आई मीन अगर दोनों साइड log लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा. नाउ यू जस्ट कंसीडर दिस इज समथिंग लाइक दिस. सो नाउ दिस इज log a, दिस इज log a into log r. Now if you have a look at this, this is log a, और ये क्या हो जाएगा a r square. So that this is log a plus log r, right? Because we have log का property which is log x y is equal to log x plus log y, right? So this becomes log a plus log r. उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, log a plus log r square. So that is, you can write it as plus 2 log r. ठीक है. तो जब आप माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या मिल रहा है, आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या मिल रहा है, आपको कॉमन डिफरेंस जो है वो log r मिल रहा है ना. log a will get cancel out. So जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर तो आपका यहाँ पे जो है वो log लगा देते तो आप. ठीक है. तो जो एरिथमेटिक मीन था हमारा वो क्या था, हमारा arithmetic mean which was nothing but e of x, so that was xi into p of xi. तो geometric mean आपका क्या हो जाएगा, geometric mean हो जाएगा instead of xi, now it will become log of xi हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा probability of xi, वो तो सेम ही रहेगा. ठीक है. दिस इज geometric mean, बट आपके सिलेबस में उतना ज्यादा है नहीं. और भी होता है हार्मोनिक मीन, दैट इज अगेन आपको HP में से, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में से AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बट देन अगेन इट्स नॉट इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. सो दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसी दैट you know is one of the essential parameter of any distribution. Now talking about another thing which is called dispersion. चलिए डिस्पर्जन की बात करते हैं. सॉरी. डिस्पर्जन जो है वो आपको ये बताता है कि डेटा कितना क्लस्टर्ड है या कितना फैला हुआ है. ठीक है. डिस्पर्जन के नाम से ही पता चलता है कि उसका फैलाव कितना है, मतलब कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है. अब कंसिस्टेंसी अगर आपको चेक करनी है तो आपको किसी के रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी. जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिविएशंस निकालते हैं. डिविएशन का मतलब क्या होता है कि डेटा कितना वेरी कर रहा है, किसके साथ,
किसके रिस्पेक्ट में, या तो हो सकता है मीन के रिस्पेक्ट में आप चेक करो या मीडियन के रिस्पेक्ट में आप चेक करो। सो दैट इज, ये आपको अमाउंट ऑफ डिविएशन देता है, मतलब कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है वो देता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो है वो एक बैट्समैन है विच इज लेट्स से सम बैट्समैन जिसके लास्ट 5 इनिंग्स के स्कोर जो है वो हमारे पास है लेट्स से 77, 81, 85, then you go 65, 60, right? And then there is one more batsman who is something, let's say, I'm not naming anybody, and this I'm talking about a couple of years back, right? अभी तो नहीं है इतना, so let's say कोई और बैट्समैन है जो है चलिए, तो ये दो डेटा जो है उनका अगर आप मीन लेंगे, मान लीजिए कि इसका अगर आप मीन लेते हैं तो मीन कहीं ना कहीं जो है वो उतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है मीन में। आप यहाँ पे ना थोड़ा सा 20 कर दीजिए इसका, तो इनका मीन या इनका जो एवरेज है वो लगभग लगभग सेम आ जाएगा। पर कौन सा बैटर ज्यादा कंसिस्टेंट है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी का पैरामीटर क्या होता है कि आपको डिविएशंस फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको वो एवरेज से कितना जो है वो डिविएट हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो कैसे देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं डिस्पर्जन की मदद से। ठीक है, डिस्पर्जन कितने तरीके के होते हैं आपको जो पढ़ने हैं डिस्पर्जन, वो मेनली आपको 2 तरीके के डिस्पर्जन पढ़ने हैं। एक तो है मीन डिविएशन और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो मीन डिविएशन की अगर हम लोग बात करें तो मीन डिविएशन क्या होता है? मीन डिविएशन इज नथिंग बट देखिए, xi इज इंडिविजुअल डेटा, x बार इज मीन, तो दोनों डेटा के जो डिफरेंस है उनके एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, राइट? एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप नहीं लेंगे तो टोटल समेशन 0 हो जाएगा। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं इसका मतलब आप खाली पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं दोनों के डिफरेंस की, और फिर आप उनको जो है वो सम कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मीन डिविएशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बताते हैं, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार इनटू समेशन ऑफ fi। लेकिन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में या रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में दिस इज मोर इफेक्टिव द फॉर्मूला। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो मीन डिविएशन देगा आपको, है ना? और एक स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हम लोग उसको सिग्मा बुलाते हैं, और सिग्मा ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट ई ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसको स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जैसा हो रहा है यहाँ पे, है ना? स्क्वायर रूट है, मीन है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट मीन एंड देन यू गो स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से करना है, राइट? अगर आपको मीन डिविएशन, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और अगर आपको मीन पूछा हुआ है, मीन डिविएशन पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है? समेशन ऑफ xi माइनस x बार और इनटू p ऑफ xi निकाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? और स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। Variance of x, a very important quantity. Variance of x is very important, which is sigma square. जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा e of xi माइनस x बार का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल जो डिफरेंस है और फिर उनका मीन ले रहे हैं हम लोग, मतलब उनको उनको ऐड कर रहे हैं। सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो वेरिएंस है हमारे पास वो काम का है ना, वेरिएंस से काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो वेरिएंस देख लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स या फिर वी ऑफ एक्स भी बोलते हैं उसको, दैट इज नथिंग बट ई ऑफ अंदर वाला जो है उसको हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, सो दैट इज ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी होता है वो लगा रहे हैं, सो दैट इज एक्स आई इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है वो हम लोग थोड़ा सा उसका एक्सपेक्टेशन वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सो दैट इज सारे के सारे जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ एक्स बार प्लस ई ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ई ऑफ एक्स बार क्या होता है, ई ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट, इसको हम लोग बोल सकते हैं ई ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट, देखिए ई ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट ये क्या है, दिस इज नथिंग बट म्यू, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो म्यू ही है हमारे पास, या फिर ई ऑफ एक्स ही बोल सकते हैं इसको, राइट, सो दिस इज ई ऑफ एक्स ट्वाइस, नाउ दिस इज अगेन दिस इज मीन, एंड एक्स बार जो है वो तो अपने आप में ही मीन है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये तो ई ऑफ ये जो है दैट इज नथिंग बट मीन ओनली, राइट, मीन का अगर आप एक्सपेक्टेशन, मीन एक नंबर होता है, उसका अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो वो क्या मिलेगा, जैसे मैंने बोला था कि ई ऑफ के जो है दैट इज के, तो ई ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट एक्स बार ओनली, एंड एक्स बार इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स, सो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ एक्स विच इज ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट, और यहां से यहां पे भी उसी तरह से एक्स बार स्क्वायर इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स बार का स्क्वायर विच इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, प्लस e of x square. Now this is kind of minus 2x plus x, so that is minus x. तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e of x square minus e of x the whole square, right? So this is the formula for variance of x which is connected to expectation. अगर आपको एक्सपेक्टेशन दिया है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आपको वेरिएंस निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला वेरिएंस का है, और वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग देख लेते हैं। वेरिएंस की प्रॉपर्टी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, वेरिएंस ऑफ वी कैन से ax इज नथिंग बट, अब वेरिएंस में देखिए वेरिएंस जो है वो लीनियर नहीं है, वेरिएंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह आ रहा है, इट इज बेसिकली इट इज डिविएशन, राइट, सो इट कैंट बी ऑलवेज लीनियर, सो इट इज नॉन लीनियर, सो दैट इज a स्क्वायर v ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब अंदर जो है स्केलिंग फैक्टर उसको अगर बाहर लाएंगे तो वो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे रख के उसको देख भी सकते हैं, आप यहाँ पे ax करिए x की जगह पर और फिर एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज लगाइए, तो a जो बाहर आएगा वो a स्क्वायर होके आएगा, ठीक है, और v ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट है, सारे के सारे डेटा अगर कांस्टेंट है तो उनका डिविएशन तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस तो डिविएशन का स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, सो कांस्टेंट का वेरिएंस इज ऑलवेज 0। आगे देखते हैं, और क्या है, अगर आपके पास है v ऑफ ax प्लस b दैट इज a स्क्वायर v ऑफ x
plus v of b which is 0. So that is nothing but a square v of x. So ये जो है वो प्रॉपर्टीज है वेरिएंस की. इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आप निकालिए. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. क्या ये एक सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है. सो दिस इज 0.6 प्लस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. देखिए क्या गड़बड़ है यहाँ पे होना चाहिए था 0.1. ठीक है, चलिए. तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो रही है. इसका मतलब कि ये एक सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. नाउ यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे चलिए कुछ चीजें निकालते हैं. e ऑफ x निकालना है, v ऑफ x निकालना है. चलिए और एक चीज निकालिए, e ऑफ 2x प्लस 1 एंड v ऑफ 2x प्लस 1. इतना निकालना है. ठीक है, चलिए. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो e ऑफ x निकाल लेते हैं. e ऑफ x इज नथिंग बट समेशन ऑफ xi इंटू p ऑफ x. ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर सम. सो दैट इज -2 इंटू 0.2 दैट इज -0.4. फिर यहाँ पे -0.1. यहाँ पे it becomes 0 because there is 0 over there. 1 into, so that's 0.3 and then you have 0.2. So the expectation is coming to be 0. ठीक है, चलिए. एक्सपेक्टेशन इसका क्या आ रहा है? इसका एक्सपेक्टेशन जो है वो 0 आ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं वेरिएंस क्या आएगा. वेरिएंस इज नथिंग बट एज वी नो इट इज e of x square minus e of x the whole square. So ये क्या आ जाएगा? पहले तो e of x square निकालना पड़ेगा. e of x square is what? It is summation of x square into p of xi. ठीक है, तो यहाँ पे अब रैंडम वेरिएबल क्या है? यहाँ पे अब हमारे पास है x square. So x square क्या है? -2 का स्क्वायर which is 4. 4 into 0.2 which is 0.8. Then you have -1 का स्क्वायर which is 1. 1 into 0.1 which is 0.1. This is again 0. This is 0.3. And 2 का स्क्वायर is 4. 4 into 0.1 which is 0.4. So this is 0.9, 1.2, 1.6. Now v of x क्या हो जाएगा इस केस में? e of x स्क्वायर यहाँ पे -e of x का होल स्क्वायर होता है, लेकिन ये तो 0 है. हमने पिछली बार ही देखा. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट सेम एज e of x स्क्वायर. तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस इसका हो जाएगा 1.6. ठीक है, इसका वेरिएंस हो रहा है 1.6. अब अगर हमें ये निकालना है e of 2x plus 1, so that is e of 2x plus 1 is nothing but twice of e of x plus e of 1, so that is twice of e of x plus 1 because mean of 1 is 1 itself. So this is 0 because earlier we have found that e of x is 0, so this is 0. So the final answer is 1 for this. Whereas v of 2x plus 1 अगर आपको निकालना है v of 2x plus 1, so जैसे last time बोला हुआ था, that is nothing but 4 times v of x, so that is 6.4. ठीक है, ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिखी हुई थी वेरिएंस की. कोएफिशिएंट बाहर आएगा तो स्क्वायर होके आएगा और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो दैटफॉर वो नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, so this is how these are the properties and the concept of expectation and variance, which is quite important when we are doing the analysis of any probability distribution, whether it is discrete or whether it is continuous. As of now we are talking about discrete, but in futuristic videos we are going to talk about the same for the continuous variables as well. चलिए इसी नोट के साथ ये जो कंसेप्चुअल वीडियो था एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का वो खत्म करते हैं और एक और वीडियो हम करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ज्यादातर उन पे फोकस करते हुए और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
प्रूव करते हैं। चलिए, तब तक आप समझिए कि एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस कैसे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली उसका एप्लीकेशन करेंगे। चलिए, टिल देन बाय बाय।